आज हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अगले भाग की ओर, जिसकी टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो प्रश्न यह है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो ये साधारण सी टॉपिक है। जब भी कोई प्रकाश किरण जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने गमन पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात प्रकाश की गमन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम इस फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। आप इस फिगर में अगर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि यह एक कांच का स्लैब है और यहाँ हवा है, अर्थात पहला माध्यम हवा जिसे विरल माध्यम कहते हैं और दूसरा माध्यम कांच जिसे सघन माध्यम कहते हैं। आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझना काफ़ी आवश्यक है। विरल माध्यम जिसके कण फैले हुए हों, जिसके कम सघन हो, जिनके कण के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा हो, वो विरल माध्यम के रूप में, और जिनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम हो, वो सघन माध्यम के रूप में हम लोग लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक कांच का स्लैब है और उसके साथ आप देख सकते हैं कि यह इस कांच के स्लैब में यह एक आपतित किरण है और जिस प्रकार से हम एक अभिलंब खींचते थे वो एक अभिलंब यहाँ खींची गई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश किरण जब जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अर्थात जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं यह क्या है, अपवर्तन है। आप यहाँ देख कर समझ सकते हैं कि हवा एक माध्यम है, दूसरा माध्यम कांच। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो वो उसकी वास्तविक गमन पथ अगर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होती, परंतु वो इस ओर ना जाकर जो है वो इधर की ओर मुड़ गई है, अर्थात वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो गई। इसे ही हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तथा इसमें जो अभी मैंने बताया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब है और ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही थी। अगर ये सीधी आती तो ऐसे जाती, परंतु ये सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक गई है। यह अपवर्तन को इंगित करता है। दूसरा बिंदु आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह आपतित किरण है इस अक्ष पर, कांच के स्लैब के इस बिंदु पर अगर देखा जाए तो, और यह अभिलंब है। और हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण जो है वो कांच से हवा में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जा रही है। चूँकि इस किरण को अगर देखा जाए तो इसकी वास्तविक गमन पथ ये होता। तो अर्थात जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपको याद रखनी है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर राइटिंग में लिखा हुआ है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो मैंने भी आपको समझाया। और दूसरा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर चली जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में समझाया था। अपवर्तन में आपतन कोण को जिस प्रकार से हम लोग आई से दर्शाते थे, यहाँ अपवर्तन कोण आर से, और तथा ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं क्योंकि इन दोनों के कोण के मान में अंतर होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। हवा में प्रकाश की वेग को अगर देखा जाए, प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये निर्वात की व्युत्पत्ति है।
हवा में काफ़ी कम परिवर्तन होता है प्रकाश के वेग में। इस कारण जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वही चाल हवा में भी ली जाती है। और जबकि अलग अलग अगर माध्यम होंगे, जैसे कांच एक माध्यम है, पानी दूसरी माध्यम है, या कोई दूसरे गैसीय माध्यम जो सघन हो, तो उसके अनुसार प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं? तो जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम हम यहाँ देख सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, जिसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हम देखिए, एक कांच का स्लैब है, इस कांच के स्लैब में ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया तथा खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल, अर्थात तीनों एक ही तल, कहाँ, तो इसी तल पे है, या एक तल है, इसी तल पे मौजूद है। अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगली टॉपिक अब है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आप इसे ध्यान से देखें। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 निश्चित माध्यमों के लिए स्थिर या नियतांक होता है, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। इसी ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल के नियम में भी आपको यही लिखना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए किसी निश्चित माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है या नियतांक होता है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर, नियतांक और स्थिरांक कांस्टेंट। इसी नियतांक के मान को जो है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसे म्यू इस प्रकार से सूचित किया जाता है, या एन के एन जैसे एक बनावट होती है उससे भी सूचित किया जाता है। हम देखते हैं, इस प्रकार से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर लिखना हो तो हम उसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2μ1 भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो n2 1 जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे बाद में लिखा जाता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण होता है। स्नेल के नियम के कोण में एंगल का जो मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही होना चाहिए, इसी के लिए स्नेल के नियम लागू होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हवा के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक बोल रहा है तो उसे जी म्यू ए लिख सकते हैं, और कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक अगर लिखना हो तो उसे ए म्यू जी से सूचित किया जा सकता है। और अगर एन के जरिए हमें सूचित करना है तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एन जी ए लिखा जा सकता है, या तो फिर कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक लिखना है हमें तो इसे एन ए जी लिखा जा सकता है। अब देखिए अपवर्तनांक क्या है, तो यह अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के आपेक्षिक चाल से संबंध रखता है। अपवर्तनांक किन पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक किन पर निर्भर करता है, तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे किस पर निर्भर करता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, और जिस माध्यम से होकर गुजर रही होगी उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम कितना सघन है, कितना विरल है, ये इस पर भी निर्भर करता है। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है।
तो निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल एक ही समान होती है, इसलिए निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः n या म्यू से सूचित किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आप देख सकते हैं कि जब वायु के सापेक्ष पर या निर्वात के सापेक्ष प्रकाश की चाल बोली जाती है, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तनांक को सूचित करने के लिए हम लोग nm का उपयोग करते हैं। nm जिसका ये एक सूत्र है जो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपका उपयोग किया जाएगा, जिसमें वायु में प्रकाश की चाल जिसे c से सूचित किया जाता है, ये सदैव ऊपर होगा न्यूमरेटर के फॉर्म में, अर्थात अंश के स्थान पर, और हर के स्थान पे होगा माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे v से सूचित किया जाता है, इसलिए इसे nm = c/v से सूचित किया जाता है। अब देख सकते हैं आप कि अगर ये जो है अर्थात यदि कोई दो माध्यम हो तो माध्यम 1 और 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक को n1 2 से सूचित किया जाता है। आप यहाँ ध्यान दें किसके सापेक्ष बोला जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बोला जा रहा है, तो n1 2 जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसे बाद में लिखा जाता है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि यह इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जब आपको अपवर्तनांक को दर्शाना होता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बोला जा रहा है। अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष बोला, जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसे सेकंड पोजीशन में n1 2 दूसरे के सापेक्ष बोला तो इसलिए सेकंड को बाद में, अगर पहले के सापेक्ष बोलेगा तो n2 1 लिखा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 2 से निरूपित किया जाता है, उसे n1 2 इस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ आप ध्यान दें हमेशा कि जिसके सापेक्ष बोला जाए उसकी चाल को अंश के स्थान पर और जो अन्य माध्यम है उसे हर के स्थान पे उसके चाल को लिखा जाता है। अर्थात जैसे n1 2 है तो सेकंड का वेग v2 ऊपर होगा और फर्स्ट का वेग v1 नीचे होगा। ये आप याद रखें। अगर आपको n2 1 बोला जाता है तो ऐसी स्थिति में v1 ऊपर इस पोजीशन में जो है वो ऊपर रहेगा और यहाँ इस पोजीशन में जो है उसका वेग v2 नीचे होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके कुछ संबंधित कुछ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे स्नेल का नियम कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है और अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देख सकते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो n2 1 से सूचित करेंगे। आशा है जो अभी मैंने समझाया वो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसे निरूपित करेंगे n2 1 से। 1 सेकंड पोजीशन में इसलिए v1 ऊपर और 2 फर्स्ट पोजीशन में इसलिए v2 नीचे। v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को दर्शाता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, चूँकि ये समान राशियों का अनुपात है और इन्हीं भी दो समान राशियों का अनुपात जब हो तो वहाँ मात्रक नहीं होता है। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे v2 है तो प्रकाश की चाल जो है वो मीटर पर सेकंड होगी और नीचे भी मीटर पर सेकंड होगी, तो दोनों मात्रक क्या होंगे
कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कुछ भी शेष नहीं बचता। इसलिए अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या है, जिसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसे आप अच्छे से समझें, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो हमें कुछ अन्य प्रश्नों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या है? निर्गत किरण, जिसे इमर्जेंट रे कहा जाता है, तथा आपतित किरण, जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं, के मूल पथ के बीच की लंबवत दूरी को जो है पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे आप यहाँ चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। आप इस चित्र पे ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यह एक कांच का स्लैब है, कांच लिखा हुआ है और ऊपर जो है हवा है। यह पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। तो हम देख सकते हैं कि यह जो है अविलंब है और ये आपतित किरण है। जब कांच में प्रवेश की तो वो अविलंब की ओर झुक गई और उसके बाद जब यह पुनः जो है कांच से बाहर जा रही है तो वो अविलंब से दूर हट गई। परंतु जो आपतित किरण था उसके अगर मूल पथ को हम एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। और कांच के स्लैब में प्रवेश करने तथा अपवर्तन के बाद जब ये प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है तो यह यहाँ है। तो इनके बीच की ये दूरी आप देख सकते हैं, यहाँ इंडिकेट किया गया है। ये जो लंबवत दूरी है इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यह जो है निर्गत किरण है जो अपवर्तन के बाद हुआ, और ये डैश डैश लाइन से जो हम खींचे हुए यह मूल पथ है प्रकाश का। अगर अपवर्तन ना होता तो ये प्रकाश को सीधी इस प्रकार से जाती, इसलिए जो है यह इस प्रकार से जाती, और जबकि निर्गत किरण यह है तो इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी। तो ये जो दूरी है दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसी विस्थापन के कारण जो है हमें कुछ तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे मरीचिका जैसी घटनाएं हैं। ये पार्श्विक विस्थापन वहाँ पर हम लोग उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस दौरान भी हमें कुछ समझ में आएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है। तो पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ या छोटा प्रतीत होना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो ये होता ही है, जैसे एक मान लिए पानी से भरी हुई जार है और इस पर जो है एक स्टिक कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से होगी। परंतु अपवर्तन के कारण जो है यह छड़ी कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से अपवर्तन के कारण की कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये पार्श्विक विस्थापन हम कह सकते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। ये फिगर इसके पहले के फिगर में यहाँ जो हम लोगों ने भी पार्श्विक विस्थापन के बारे में इसमें अध्ययन किया, इसके कारण भी होता है, जो अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यही पहला स्थिति है कि पानी में डूबी हुई छड़ी या पेंसिल जो है वो मुड़ा हुआ छोटा प्रतीत होता है। दूसरा, अक्षरों के ऊपर किसी कांच के मोटे स्लैब को अगर रखा जाए तो अक्षर जो है वो उठे हुए प्रतीत होते हैं। अक्षर जो होते हैं वो उठे ऊपर के कांच के स्लैब मोटे कांच के अक्षरों के ऊपर अगर मोटे कांच के स्लैब को रखा जाए तो अक्षर जो है उठे हुए प्रतीत होते हैं। इसके कारण भी प्रकाश के अपवर्तन है और पार्श्विक विस्थापन जो इस पॉइंट पर समझाया गया है। इस कारण से जो है वो अक्षर जो है वो उठे हुए और मोटे प्रतीत होते हैं। मछुआरों को मछली भेदने में भी कठिनाई होना, क्योंकि अगर जल को देखें यहाँ पर, जैसे मैंने अभी उसके ऊपर चर्चा की, अपवर्तन जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल हो या छड़ी हो या मछली हो पानी में डूबी हुई, तो हम जब देख रहे होते हैं तो वायुव्य माध्यम से, अर्थात वायु एक माध्यम होता है जहाँ से हम देख रहे होते हैं। और दूसरा,
दूसरा माध्यम जल है जिसके अंदर वस्तु मछली या पेंसिल या छड़ी है। तो इस यहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है और जिस कारण जो है हमें इनमें यह समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे छड़ी का मुड़ा हुआ या छोटा प्रतीत होना, मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना इत्यादि भी और भी तरह के समस्याएं जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो समझ गए होंगे। आप इस सूत्र का उपयोग जो है, जो मैंने अभी तक बताया था, इस सूत्र का उपयोग कई जगहों पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अब जो है हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आपको कुछ अपवर्तनांक जो है याद रखने हैं कुछ पदार्थों में, जिससे माध्यम जो होंगे अलग अलग तरह के माध्यम जो होंगे उनमें अपवर्तनांक जो है अलग अलग होता है, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। जैसे वायु में अपवर्तनांक 1.003, बर्फ में अपवर्तनांक 1.31, जल में 1.33, अल्कोहल में 1.36, केरोसिन में 1.44, संगलित क्वार्ट्ज जो होते हैं 1.46, तारपीन का तेल आपने देखा होगा जो घरों में रंगाई की जाती है उस दौरान यूज किया जाता है, तो तारपीन के तेल में 1.47, बेंजीन जो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से प्रेस वालों के पास आपको ये मिल जाएगी बेंजीन 1.50, क्राउन कांच जो होते हैं उसमें 1.52 ये अपवर्तनांक दिया गया है, अर्थात म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। फिर कनाडा बालसम में 1.53, खनिज नमक में 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड में 1.63, सघन फ्लिंट कांच में 1.65, रूबी जिसे मानिक कहते हैं 1.71, नीलम में 1.77 और हीरा में 2.42। मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो हीरा से संबंधित अपवर्तनांक, वायु, बर्फ, जल, कभी कभी अल्कोहल, ये ज़्यादातर जो है इनसे संबंधित प्रश्न जो है आपको अपवर्तनांक के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको समझाया उसी चीज़ के बारे में बताया गया है कुछ प्रश्न जो है। अब हम लोग कुछ प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रश्न है, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.54, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, चूँकि ये हवा से कांच में प्रवेश कर रही है इसलिए सी हवा में प्रकाश की चाल को अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एन बराबर जो है वो c/v लेंगे। जब वायु की तुलना में किसी माध्यम का प्रकाश की चाल बोली जा रही है या अपवर्तनांक बोले तो एन बराबर अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था c/v, तो इसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं c जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एन जो अपवर्तनांक दी गई है 1.5 और हमें निकालना क्या है, तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, तो उसी सूत्र का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उसी सूत्र का उपयोग यहाँ किया जा रहा है, देख सकते हैं n बराबर c/v, तो n है 1.5 और c जो है 3 × 10⁸ तो अगर v को हम उस साइड ले जाते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v उस स्थान पे और 1.5 इस स्थान पे आ जाए तो v = आपको 3 × 10⁸ तो 1.5 से ये 2 बार में कट जाएगा, इसलिए v का वैल्यू जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। कुछ इसी प्रकार से अन्य भी प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ये दूसरा प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं और आशा है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। ये गहराई से संबंधित है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊँ। अब कुछ प्रश्न है जिसे आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक यहाँ 2.42 दिया गया है। हीरा में
प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि हवा में प्रकाश का चाल इतना है। तो ये आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है, आप इसे भी हल कर सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। और भी प्रश्न है, एक तीसरा चौथा 2 प्रश्न और हैं यहाँ पर। इनमें से जो प्रश्न आप कर सकते हैं करें। कुछ प्रश्न है जिनके क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी की बुक में जो दी गई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा विलंब से दूर हटेगी, बताएं क्यों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वायु जो है एक विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है। और अभी मैंने बताया था जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कारण यही है, इसी कारण को इस उत्तर में इस प्रश्न के उत्तर में जो है दर्शाना है, लिखना है। आगे के कुछ प्रश्न भी आप पीछे देख सकते हैं। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं प्रयास करूँगा कि और अच्छे से वीडियो बनाकर आपके समक्ष लेकर आऊँ। यही उम्मीद है और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने सहपाठियों को भी शेयर करें क्योंकि व्यूज़ मुझे नहीं मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उस आधार पर जो है ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होता है कि मैं और ज़्यादा जो है वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।